हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरी क्लासेस। इससे पहले जो हमने लेक्चर कंडक्ट किया था वो था फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। अब जो फंडामेंटल राइट्स हमने अराउंड 7 to 8 लेक्चर्स में उसको कंडक्ट किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा अच्छे से करवाया। अब आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, इसके बाद जो है हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा, दैट इज पार्लियामेंट। वो भी हम अच्छे से करेंगे क्योंकि उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। अब बात करेंगे जो आज जो हमारा इंडियन पॉलिटी का मॉड्यूल है, इसके अंदर जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका डीपीएसपी। क्लियर? अब डीपीएसपी बेसिकली जो है कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है ना, इधर इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, बट क्योंकि सिलेबस में है इसलिए हमें इसको करना है। एक्सक्यूज मी। तो अब देखिए, जो डीपीएसपी है इसका बेसिकली फुल फॉर्म होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत। क्लियर? यानी कि अगर आपको कुछ काम करने हैं तो उसके क्या सिद्धांत होने चाहिए, क्लियर, कैसे करना है, वो सारा जो है डीपीएसपी के अंदर बता रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डीपीएसपी अब जो हमारे आते हैं, ये बेसिकली क्या काम करते हैं, क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, डीपीएसपी जो है ये हमें रास्ता दिखाते हैं। क्लियर? जब हम कंट्री के अंदर पार्लियामेंट के थ्रू या स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू जो एक्ट पास करते हैं अपने राज्य के अंदर या देश के अंदर, तो वो हमें एक डायरेक्शन देते हैं कि आपको इस डायरेक्शन में जो है कानून बनाने हैं। क्लियर? अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अब आपको भी पता है, आपको अगर अहमदाबाद से बॉम्बे जाना है, मुंबई जाना है, तो आपको पता है अगर जो रोड होगा वो जहाँ जहाँ जैसे चलता जाएगा आपको वैसे ही उस पर चलता जाना है, तो आप बॉम्बे पहुँच जाएंगे। क्लियर? लेकिन आप उस रूट से डाइवर्ट होकर किसी और रूट पे चले जाएंगे तो होगा क्या, बॉम्बे से हो सकता है आप सूरत या फिर किसी और स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे। सिमिलरली जो डीपीएसपी है ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या देते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में चलना है। और ये जो है आपको कंपल्सन नहीं है कि आपको ऐसे ही फॉलो करना है, लेकिन जो आप लॉ बनाएंगे उसके अंदर जो तत्व है वो यही होने चाहिए जो हमारे डीपीएसपी में दिया गया है। क्लियर? अब बात करते हैं इसकी कुछ बेसिक्स की, कि ये जो डीपीएसपी है कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली कहाँ मिलता है, ये मिलता है हमें पार्ट 4 में। क्लियर? आप याद रख लेना, इंडियन पॉलिटी के अंदर हम जब भी या लॉ के अंदर जब हम लिखते हैं तो उसमें हम रोमन लेटर्स का यूज करते हैं, रोमन वर्ड्स का। क्लियर? अब मैं ऐसे नहीं लिखूंगा पार्ट 4, ये गलत हो जाएगा। क्लियर? आपको एग्जाम में भी ध्यान रखना है। तो पार्ट 4 के अंदर अंडर आर्टिकल 36 to 51 अनुच्छेद 36 से 51 किससे डील करते हैं, हमारे डीपीएसपी से। अब इसलिए मैंने आपको एक लेक्चर पूरा डेडिकेटली इन्हीं चीज़ों पे करवाया था। आई थिंक वो 3 से 3rd या 4th लेक्चर रहा होगा, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सारा बताया था। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपको जब ये रेंज याद होगी ना, आर्टिकल 36 to 51 किससे है, डीपीएसपी से। तो जब प्रीलिम्स में या ऑब्जेक्टिव कोई भी क्वेश्चन पेपर जब उठाएंगे, उसमें जब कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक आर्टिकल किससे डील करता है, तो आप बेसिकली जब उसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, क्लियर, और नीचे जब ऑप्शन देखेंगे तो आप स्मार्ट गेस आराम से कर जाएंगे कि हाँ 36 to 51 के बीच में डीपीएसपी है, लेकिन ये बात जो है किसी और की कर रहा है, डीपीएसपी में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जो है उसको स्ट्रक आउट कर देंगे कि ये आंसर नहीं हो सकता है। क्लियर? तो ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट जो कहते हैं गेस वर्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब जब डीपीएसपी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास हो रहे थे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसका हर एक जो आर्टिकल है उस पर डिबेट हुई, डिस्कशंस हुई। क्लियर? हर एक शेड्यूल के ऊपर, हर एक क्लॉज के ऊपर, हर एक सब क्लॉज के ऊपर। तो ऐसे नहीं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक रात को बस मन किया और बन गया, नहीं, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, यानी अराउंड मैं 3 साल कह सकता हूँ। क्लियर? 3 साल अगर किसी डॉक्यूमेंट को बनाने में लगते हैं तो इट मीन्स उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में स्टडी हुई है। क्लियर? आप देखिए यहाँ पे जब डॉक्टर अंबेडकर ने इनको बोला, जब डीपीएसपी को क्लियर करवा रहे थे, पास करवा रहे थे, तो इन्होंने इसको क्या बोला था कि दीज आर द नोवेल फीचर्स। ये क्या है, हमारे संविधान के नोवेल फीचर्स हैं। क्लियर? इससे पहले उन्होंने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला था, अभी लास्ट लेक्चर में हमने किया है, वो बोला था किसको, आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 जो कि किससे डील करता है, डील करता है किससे, फंडामेंटल राइट से। क्लियर? अगर एग्जाम में आ जाए हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आर्टिकल 32 आ जाए तो आंसर ये है, अगर फंडामेंटल राइट आ जाए तो आप उसको फंडामेंटल को आंसर कर देंगे। क्लियर? ये याद रखना। और नॉवल फीचर्स किसको बोला है, डीपीएसपी को। तो ये तो हो गया अब हमारा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि जो ये
डीपीएसपीज है, इनको लाने के पीछे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स था, उनका रीज़न क्या था इसको लेके आने का। तो जैसे आपको पता है सर BN राव कौन थे, ये एक लेक्चर में बिगनिंग में मैंने बता दिया था आपको, ये थे कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइज़र। इनका काम क्या था, एडवाइस करना कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकिंग प्रोसेस था उसके अंदर, ये बताना कि हमें कौन कौन से प्रोविज़न जो हैं चाहिए और कौन कौन से नहीं चाहिए, क्योंकि हमने 60 से ज़्यादा देशों के जो संविधान है उनको डिस्कस किया है, क्लियर, उनसे प्रोविजंस उठाए। तो ऐसा तो नहीं है डॉक्टर BR अम्बेडकर और उनकी जो 5-6 मेंबर्स की टीम थी वो सारा करेंगे, नहीं, उसमें BN राव जो थे ये भी काफ़ी अपनी भूमिका अदा कर रहे थे। अब देखिए BN राव ने जब ये बोला, जब फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड किए, उन्होंने बोला 2 तरीके के फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड करो, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। अब यहाँ पे बात आती है, एक तो बोला कि हो इन्फोर्सेबल, कैसे हो इन्फोर्सेबल, और एक हो नॉन इन्फोर्सेबल, नॉन इन्फोर्सेबल। अब बच्चों को इनमें भी कंफ्यूजन होती है, फोर्सेबल, इन्फोर्सेबल, नॉन इन्फोर्सेबल, ये होते क्या हैं। देखिए आप कुछ ऐसा समझिए, मैं एक कंस्ट्रक्शन वर्किंग की कंपनी का मालिक हूँ, ठीक है, मेरा काम है मैं लोगों को घर बना के देता हूँ। अब आप मुझसे मिले, आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया, लेकिन आपने कोर्ट से एफिडेविट बना करके मुझसे साइन सुइन कुछ नहीं कराया, जस्ट ट्रस्ट के बिहाफ पे आपने बोल दिया कि मैं आपको ये लो 1 करोड़ रुपये देता हूँ और ऐसे ऐसे मुझे ना फ्लैट बना के दे दीजिए, मैं आपसे पैसे ले लेता हूँ, लेकिन मेरा मन बदल जाता है, हालांकि वैसे तो मैं सही था, लेकिन मेरे को 1 करोड़ रुपये देख के मेरा मन बदल गया और अब मैं जो है वो आपका फ्लैट नहीं बना रहा टाइम पे, और मैं पैसे लेके आपके हड़प के भाग चुका हूँ, ठीक है। अब मैं आपको क्या है, आप मेरे का क्या करोगे, कोर्ट में जाओगे, क्या प्रूफ है आपने मुझे 1 करोड़ रुपये दिया, ठीक है, आपने मुझे कैश में दिया था, क्लियर, अकाउंट से नहीं पे किया, आपने मुझे कैश में किया था। अब इन्फोर्सेबल यानी कि अगर ये आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करके या कोर्ट से एफिडेविट बना के दिया होता तो आप कोर्ट में मुझे लेके जाते, तो इट मीन्स क्या होता है, आपके वो जो 1 करोड़ रुपए हैं आप मुझसे वो काम करवाते जिसके लिए आपने मुझे दिए थे, तो वो क्या होगा, इन्फोर्सेबल हो गया। इट मीन्स आप कोर्ट से वो चीज़ें करवा सकते हो, क्लियर। नॉन इन्फोर्सेबल हो गया। अब जैसे ये जो कंडीशन मैंने आपको दी थी, आपने ना तो मुझे चेक दिया, ना अकाउंट से पेमेंट किया, आपने डायरेक्ट मुझे कैश दे दिया, और वो भी बिना किसी एफिडेविट के, तो कोर्ट में जाकर के क्या आप कुछ करवा सकते हो मुझसे, नहीं, कोर्ट भी आपको क्या है, डांटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये नॉन इन्फोर्सेबल और फोर्सेबल क्या, इन्फोर्सेबल क्या होता है कि जहाँ पे कोर्ट जो है आपकी सुनवाई करे वो होते हैं इन्फोर्सेबल। नॉन इन्फोर्सेबल जहाँ पे कोर्ट आपकी सुनवाई बिल्कुल नहीं करेगा, क्लियर। अब देखिए ये हो गया, यहाँ पे BN राव जी ने ये बोला कि 2 तरीके के राइट इंक्लूड करिए, एक तो जो इन्फोर्सेबल हो जिसमें कोर्ट सुनवाई करे, एक हो नॉन इन्फोर्सेबल। तो जो इन्फोर्सेबल थे वो तो हमने पार्ट 3 के तहत हमने क्या बना दिया, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, लेकिन पार्ट 4 के अंदर हमने वो राइट्स इंक्लूड करे जो कि नॉन इन्फोर्सेबल होंगे, और उनको हमने नाम क्या दे दिया, DPSPs। और BN राव की जो ये एडवाइस थी, ये जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली, ठीक है, असेंबली ने इस एडवाइस को एक्सेप्ट भी कर लिया और उन्होंने एज इट इज जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दिया। अब ये जो DPSP है, आपको ये भी पता होना चाहिए, मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि जो 1935 एक्ट था हमारा, ठीक है, उसके अंदर से ये मोस्टली प्रोविजंस जो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, मोर देन 50% जो प्रोविजंस हैं वो किससे आते हैं, 1935 का जो एक्ट है उससे आता है, क्लियर। अब देखिए जब ये 1935 के एक्ट से सारी चीज़ें उठाई है तो ऑब्वियस है DPSP भी कहीं ना कहीं वहाँ से आया होगा। तो वहाँ पे 1935 वाले एक्ट में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन करके एक वो था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या बता रखा था, इसमें ना गवर्नर जनरल गवर्नर्स को इंस्ट्रक्शंस देता था कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, क्लियर। तो यहाँ पे यही आगे चल के क्या बन गया हमारे, DPSP, ओके। अब देखिए यहाँ पे DPSP क्या बोलता है, DPSP ये बोलता है कि जैसे अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जैसे आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि जैसे सर आपने एक लेक्चर में बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, यस और नो, याद आ रहा है, नहीं आ रहा तो लेक्चर आराम से देख सकते हो दोबारा, क्लियर। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, नो
पर्सन इज अबाउट द लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी नहीं, इवन सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट को पावर कहाँ से आती है? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अब देखिए आपके माइंड में ये रहेगा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है तो इसमें ऐसे प्रोविजन डालने की जरूरत क्या थी जो कि नॉन इन्फोर्सेबल हो। क्लियर? भाई अगर ऐसी चीज़ें डाल रहे हो तो भाई कुछ अगर गलती हुई है तो आप ये बोलोगे सर उसमें फिर कोर्ट भी तो इंक्लूड होना चाहिए कि मैं कोर्ट में उस चीज़ को लेके जाऊँ, लेकिन यहाँ पे आपने नॉन इन्फोर्सेबल भी इंक्लूड कर लिए, तो ये तो कोई मतलब की बात हुई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो नॉन इन्फोर्सेबल यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है 3। देखिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो ये चाहते थे कि हम और भी चीज़ें ऐड करें फंडामेंटल राइट्स के अंदर, और भी प्रोविजंस जो डाले जाएं, लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि हमारे देश के अंदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो थे वो लिमिटेड थे, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान उस टाइम अलग हुआ था हमसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज लेके, हमसे एसेट्स को लेकर उन्होंने एसेट्स को भी डिवाइड किया, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी डिवाइड किया था। तो कुछ रिसोर्सेज जो थे हमारे पाकिस्तान की तरफ चले गए, तो हमारे पास जो रिसोर्सेज थे वो कम बचे थे। अब अगर मान लो सारे जो प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर वो एक साथ डाल देते तो हमें जो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज कम पड़ जाते। तो इसलिए हमने इसको टाइम बिंग क्या बोला कि हम इसको डीपीएसपी का एक चैप्टर बनाते हैं और उसमें इसको डाल देते हैं। इससे क्या होगा कि अभी तो चलो गवर्नमेंट जो है कंट्री को जो चलाएगी उसके पास इतना फंड नहीं है कि वो इसको इम्प्लीमेंट कर पाए, फ्यूचर में तो होगा, फ्यूचर में तो फंड होगा, तो उस टाइम क्या होगा इसको यूज़ करके डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर देगा। सेकेंड ये बोला था कि कंट्री इतनी वास्ट है, पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग होने के बावजूद भी, क्लियर, कंट्री इतनी वास्ट है एंड डाइवर्स है। हर 20 किलोमीटर में आपको पता होगा कि जो हमारी लैंग्वेज है वो उसका जो डायलेक्ट्स है बोलने के वो चेंज हो जाते हैं। इवन हरियाणा के अंदर अगर आप देखेंगे तो हर 20 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो एक तरफ यूपी की लैंग्वेज थोड़ी सी टच में आ जाती है, एक तरफ पंजाब की, एक तरफ आपके राजस्थान की। क्लियर? अब वैसे ही जब हम देखते हैं पंजाब के अंदर भी, तो पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें पंजाबी बिल्कुल ही खड़ी बोले उसमें बोली जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है, कंट्री इतनी वास्ट और डाइवर्स है, तो वहाँ पे अगर एकदम से इम्प्लीमेंट करते हैं हम सारे प्रोविजंस को, तो यहाँ पे ये क्या करते, इम्पेडिमेंट यानी कि रोड़ा अटकाते जो डाइवर्सिटी है कंट्री की वो। तो यहाँ पे इसलिए इसको नहीं डाला गया। अब उसके बाद आता है कि जो हमारा कंट्री थी वो एक न्यू बॉर्न बेबी की जैसी थी। जैसे एक नए बच्चे का जन्म होता है ना, नए बच्चे का जन्म होता है तो क्या होता है, आप उसको फर्स्ट डे से क्या करते हो, क्लासेस में भेजते हो, 3 साल का आप वेट करते हो। हालांकि हमारे टाइम पे तो क्या होता था 5 से 6 साल का वेट करते थे, 6 ईयर का बच्चा जो पहली बार स्कूल जाता था। लेकिन अब तो चलो एडवांस हो गया, मॉडर्न हो गया, तो 3 इयर्स भी वेट नहीं करते, 2.5 इयर्स में ही डाल देते हैं। बट वो गलत है। चलो मान के चलते हैं हम 3 साल तक वेट करते हैं बच्चे को, और फिर प्री नर्सरी, फिर नर्सरी, उसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर में हम उसको प्रमोट करते चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कंट्री 1947 में आज़ाद हुई, 1949 में हमें संविधान बन के तैयार हो चुका है, 50 में पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो गया। अब मान लीजिए सन 1950 से ये बोल दिया जाता कि ये सारे प्रोविजंस आपको खुद करना है। अब एक बताइए, जो न्यू बॉर्न बेबी है जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, आप उसको प्री नर्सरी कराए बिना फर्स्ट में डाल दोगे? अगर मान लो चलो डाल भी दिया तो होगा क्या, उस पर अनावश्यक जो बर्डन है, बोझ, वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने यही सोचा कि क्यों हम अपने कंट्री का ऊपर इतना बर्डन बजाएं, जबकि ऑलरेडी पार्टीशन की वजह से इतने ज़्यादा बर्डन उस टाइम ऑलरेडी था। तो एक तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे हमारे पास, दूसरा डाइवर्स इतने ज़्यादा थे हम, और दूसरा लास्ट की न्यूबॉर्न बेबी थे हम, एकदम नए नए अभी अभी आज़ाद हुए थे, एक्सपीरियंस नहीं था हमें खुद एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का। हमें एक्सपीरियंस लेने के लिए 10 साल 20 साल का वेट करना चाहिए। तो इसलिए ये सारे प्रोविजंस किसकी वजह से डाल दिए, डीपीएसपी। यानी कि ये बेसिकली क्या करते हैं, एक इंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। किसको? जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, लेजिस्लेटिव यानी कि जो कानून बनाती है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, इन दोनों के लिए क्या काम करते हैं, इंस्ट्रक्शन का काम, जो कि 1935 के एक्ट में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्लियर, टंग ट्विस्टिंग, जीभ लड़खड़ा जाती है ना बोलते बोलते। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो थे, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपने जो सब्सिक्वेंट गवर्नर थे उनको इंस्ट्रक्शन देते थे। सिमिलरली यहाँ पे यही सेम प्रोविजंस उठा के हमें डीपीएसपी में मिल गया है। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है
कि जो ये डीपीएसपी है, अब इसमें देखिए कुछ देखते हैं क्लासिफिकेशन करी जाती है कि कुछ जो है हमारे आर्टिकल्स वो मैच करते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पे, कुछ करते हैं गांधीयन प्रिंसिपल पे। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई जो ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऐसी कोई डिमार्केशन नहीं की हुई है सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल। क्लियर? ये हम क्या करते हैं, हम अपनी ईज ऑफ स्टडी के लिए ये देखने के लिए कि कौन सा जो आपका अनुच्छेद है, आर्टिकल है, कौन सा प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल के नीचे आता है। जैसे सोशलिस्टिक है तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स याद रखने हैं। वेरी सिंपल है। पॉलिटी में देखिए क्या है, कुछ चीज़ें कई जगह पे आपको एज इट इज़ लर्न करनी पड़ेगी। वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं बोलूँगा कि हाँ अगर आप रट सकते हो तो रट सकते हो, ठीक है, रटना चाहते हो तो रट सकते हो। हालांकि मैं कभी ये नहीं बोलता कि आप चीज़ों को रटो, आप एक बार समझ लीजिए, चीज़ें अपने आप ईजी बन जाती हैं। इसमें देखिए अगर मैं बात करता हूँ 36 और 37 तो ये तो हमारे काम के है ही नहीं, इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि 36 में जो है वो बोली गई है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। जैसे अभी हमने फंडामेंटल राइट के अंदर क्या पढ़ा था, आर्टिकल नंबर 12 क्या था, स्टेट की डेफिनेशन ही बोल रहा था वो। क्लियर? सिमिलरली आर्टिकल 36 वो भी क्या बोल रहा है, स्टेट की डेफिनेशन। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है डिफरेंस क्या है दोनों में। आर्टिकल 12 के तहत तो ये बोला गया है उसमें जो स्टेट है वहाँ पे जुडिशरी नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं इंक्लूड होगा। लेकिन आर्टिकल 36 के तहत जो स्टेट है वहाँ पे आपकी जुडिशरी भी इंक्लूड होगी, बस ये फर्क है। क्लियर? बाकी सब कुछ सेम है। जो आर्टिकल 12 में स्टेट मानेंगे हम वही आर्टिकल 36 में मानेंगे, लेकिन आर्टिकल 12 में हम जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं स्टेट, लेकिन यहाँ पे मानेंगे डीपीएसपी के अंदर। ओके, अब तो 36 तो हमें कोई काम का नहीं हमारा। 37 क्या है, इसमें ये बोलता है कि जो ये डीपीएसपीज है ये बेसिकली क्या करेंगे, गाइडिंग प्रिंसिपल करेंगे। हालांकि ये नॉन इन्फोर्सेबल है, बट ये गवर्नमेंट का मॉरल ऑब्लिगेशन होगा कि वो जब भी कानून बनाए तो वो इनको मद्देनजर रखते हुए कानून बनाए। तो ये तो हो गया 36 और 37। अब बात करते हैं हमारा जो मेन स्टार्ट होता है डीपीएसपी, तो वो मैं कह सकता हूँ इनडायरेक्टली कहाँ से स्टार्ट होता है, 38 से लेके 51 तक। क्लियर? हालांकि अगर आपको याद रखना है तो याद रखना 36 से, ये लिखा मैंने यहाँ पे, चलो लिख देता हूँ, 36 से लेके 51 तक जो है हमारे आर्टिकल आते हैं डीपीएसपी में। लेकिन डीपीएसपी स्टार्ट कहाँ से होता है, जो उसके प्रिंसिपल है वो आते हैं 38 से। 36 37 जो है बेसिक आर्टिकल्स हैं, 38 से स्टार्ट होता है, 51 तक चलता है। तो देखिए सोशलिस्टिक प्रिंसिपल जो है इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47। सीक्वेंस याद रख लो। देखिए 38, 39, 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47। क्लियर? अभी मैं आपको ये सारे आर्टिकल जो है एक बार मैं करवा देता हूँ आपको, उसके बाद सारे आर्टिकल जो है आपको पीडीएफ के अंदर भी दिखा दूंगा, जो ओरिजिनल कॉपी है कॉन्स्टिट्यूशन की उसमें। अब देखिए इसके बाद गांधीयन जो प्रिंसिपल है, अब आपको ये माइंड में आ रहा होगा सर ये तो बता दो सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल होता क्या है। देखिए सोशलिस्ट में ये होता है कि जो स्टेट है वो कम से कम अपनी भागीदारी रखे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या इक्वालिटी पे रखे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे स्टेट ये ऐसा करेगा, स्टेट ऐसा करेगा, जहाँ पे भी आपको ऐसा मिल जाएगा, स्टेट विल इंडेवर, स्टेट विल डू, स्टेट विल मेक इंश्योर, ऐसे करके आ जाए तो इट मीन्स वो क्या है, सोशलिस्टिक। क्लियर? गांधीयन जहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है। ठीक है? गांधी क्या चाहते थे, विलेज लेवल पे जो है लोग वो ताकतवर बने, ना कि गांधी जी का बेसिकली ये मानना था कि पावर का जो है ना डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर? वो ये चाहते थे, महात्मा गांधी जी ये बोलते थे कि जो पावर है, सत्ता जो है, केंद्र है, वो एक हाथ में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने देखा था अफ्रीका और आपके जितने भी जर्मनी के अंदर हिटलर थे, उन्होंने देखा था जब एक इंसान के हाथ में पावर आती है तो वो क्या करते हैं, उसका मिसयूज करते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि पावर डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे नीचे देखते हैं, जब ग्रास रूट लेवल पे गांव आते हैं, सबसे छोटी इकाई, जब हम एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, ठीक है, जब एक आपका IAS IPS के जब उनकी ट्रेनिंग होती है तो उनको सिखाया जाता है कि सबसे लोवेस्ट लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे क्या आता है, आपका गांव आता है। वहाँ से एक एक यूनिट जुड़ के फिर आपकी क्या बनती है, सिटी। कई गांव मिलके क्या बनाते हैं, एक फिर आपका एक सिटी, फिर एक सिटी बना के एक डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? और डिस्ट्रिक्ट जो है फिर आपके आगे चल के एक स्टेट बनाता है, स्टेट फिर आपको मिलके क्या बनाता है, एक कंट्री बनाता है। तो यहाँ पे बोला कि जो पावर है वो विलेज लेवल पे बटनी चाहिए, एक एक आदमी के पास पावर होनी चाहिए, वो अपने डिसीजन खुद ले। क्लियर? वो अपना बिजनेस खुद करे। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि जो विलेज है पंचायत लेवल पे वो एम्पावर होनी चाहिए। दूसरा
कॉटेज इंडस्ट्री है वो फुलनी चाहिए, यानी इससे क्या होगा, लोगों को अपने गांव के अंदर ही रोजगार मिलेगा। अब होता क्या है, गांव से आजकल लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, क्यों, रोजगार के लिए प्लस में जो फैसिलिटीज है उनको देखते हुए। लेकिन गांधी जी इसके अगेंस्ट थे, वो ये कहते थे गांव के लोग गांव में रहे, उनको वहीं पे रोजगार मिले, वहीं पे अपना काम करें। तो ये जो है ऐसे कुछ भी प्रिंसिपल आपको देखे तो वो आप समझ लेना वो क्या है, गांधी प्रिंसिपल। जैसे आर्टिकल 48, 43B, 46, 47, 48 ये सारे क्या है हमारे गांधी। लिबरल हमेशा चाहेंगे कि कोई कंट्रोल ना हो, सब आज़ादी पर, ठीक है। तो 44, 45, 48, 48, 49, 50, 51 है। अब यहाँ पे हो सकता है जैसे आप ये देखेंगे 48 यहाँ पे भी है, 48 यहाँ पे भी है, तो कुछ कुछ हो सकता है वो गांधीयन के अंदर भी आते हैं और लिबरल के अंदर आते हैं, ठीक है। ऐसा क्या है कि कोई डिमार्केशन नहीं है क्या अलग से कि ये उसी के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद कुछ न्यू डायरेक्टिव्स ऐड किए गए हैं, जैसे 39, अब 39 तो ऑलरेडी था, लेकिन 39 के अंदर एक अमेंड करके डाला गया ABCDEF, तो F जो है वो अमेंड करके डाला गया। फिर 39A, 43A, 48A, 45, 43B, क्लियर, ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट जो हमारा बचता है वो डिस्कस कर लेते हैं। इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, अगर इन किसी कारणवश मान लीजिए पार्लियामेंट जो है कानून बनाती है, ये दिखाने के लिए कि भाई देखिए DPSP में ये बोला गया है कि हमें ये कानून बनाने हैं। मान लीजिए कैसे, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, देखिए अभी आप अगर देखेंगे तो मुस्लिम का क्या है, एक अपना पर्सनल बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ये क्या करते हैं, उनका जो मैरिज है, डाइवोर्स है, वो उनके पर्सनल बोर्ड के अकॉर्डिंग चलता है। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उनके अकॉर्डिंग, मान लो निकाह कैसे करना है, तलाक कैसे होगा, वो सारा क्या होता है, उनका जो पर्सनल बोर्ड होता है मुस्लिम्स का, वो डिसाइड करता है, वो रूल बनाता है, उसके तहत उनका मैरिज सेरेमनी और जो डाइवोर्स वो है सब कुछ होता है। ऐसे ही हिंदुओं में हिंदू मैरिज एक्ट है, उसके तहत वो उनका सारा कुछ चलता है। क्रिश्चियंस का अपना है, क्लियर, जैन का अपना है, पारसीज का भी अपना अलग है। तो ये जो है ये सारे क्या होते हैं अलग अलग। अब देखिए कहने का मतलब ये कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, एक सब पे कानून एक होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पहले ही बोल दिया था कि UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये क्या होता है कि एक देश के अंदर सभी धर्म जो है ये बराबर होने चाहिए। ये नहीं आप एक धर्म को इतनी आज़ादी दे दूसरे को ना दें, मतलब एक धर्म तो कह रहा है कि भाई हमें अपना आज़ादी कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल शादी करने का, डाइवोर्स करने का, ठीक है, बच्चों के अधिकार, ये सारे हम डिसाइड करेंगे क्योंकि हमारा रिलीजियस मैटर है। लेकिन दूसरी तरफ एक रिलीजन को आपने क्या बोल रखा है कि जो ये एक्ट बना दिया पार्लियामेंट ने, आपको इसके अकॉर्डिंग फॉलो करना है मैरिज और डाइवोर्स को। यहाँ पे एक को आपने बिल्कुल छोड़ दी, एक जो रिलीजन था उसको आपने छोड़ नहीं दी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने वालों ने ये इससे कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, हर रिलीजन को आप क्या रखोगे, एक लेवल पे रखोगे, यानी बराबर। तो यहाँ पे उन्होंने एक प्रोविजन दिया आर्टिकल 44 के अंदर, आर्टिकल 44 में, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए देश के अंदर। हालांकि ये प्रोविजन वो चाहते थे कि हम देश के अंदर अभी ही डाल दें, लेकिन मैंने आपको ये 3 रीजन जो बताए थे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वास्ट एंड डाइवर्सिटी। अब देखिए एक तो पार्टीशन हुआ, अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड उस टाइम लगा देते तो होता क्या, बहुत से लोग ये सोचते कि तो भाई पाकिस्तान बनाया वो सही रहा, वो एटलीस्ट अपने एक मुस्लिम देश में तो चले तो गए सारे मुस्लिम। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, क्या ये अगर उस टाइम कर देते तो थोड़ा पंगा हो जा सकता। इसलिए इसको क्या डाल दिया DPSP के अंदर, कि अब ये 2016 के अंदर काफ़ी न्यूज़ में था यूनिफॉर्म सिविल कोड। हालांकि अभी जो है इस पर कोई डिस्कशन नहीं चल रही है, लेकिन 2016 के अंदर 15-16 में काफ़ी न्यूज़ में आता था, क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट ने इसके ऊपर थोड़ा सा बिल लाने की चर्चा स्टार्ट की थी, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे अगर कन्फ्लिक्ट हो जाए, अब मान लो जैसे गवर्नमेंट ये बोले कि हम कानून बना रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, ठीक है। अब एक तरफ तो आप ये बोलोगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर जब कानून ला रहे हैं तो इससे हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई हमें तो DPSP के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में पावर मिली है कि आपको इनके रिलेटेड कानून बनाना है। तो अब बात आती है, अगर जब ऐसी खिचड़ी हो जाए, एक तरफ नागरिक बोले हमारे अधिकार, दूसरी तरफ गवर्नमेंट बोले भाई हमारे कानून बनाने के अधिकार, हमें भी तो कानून बनाना है, आपने हमें चुन के भेजा, वहाँ ढोलक थोड़ी बजाने के लिए बोला कि जाओ ढोलक बजाओ, क्लियर, आपने कानून बनाने के लिए तो बोला है, देश को चलाने के लिए। अब तो यहाँ पे इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको कैसे इन चीज़ों को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे सारा रोल प्ले किसका आता है बताइए। इतने हमने डिस्कस किया है फंडामेंटल राइट्स, तो उसमें बहुत बार यही चीज़ें डिस्कस की थी, बताओ याद आ रहा है या मैं ही बताऊँ। देखिए इसमें रोल प्ले किसका आता है, वो आता है जुडिशरी का, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, क्लियर। अब देखिए
यहाँ पे बेसिकली मेन रोल प्ले करता है सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट भी अपने जजमेंट दे सकती है, बट फाइनल जजमेंट किसकी मानी जाती है? सुप्रीम कोर्ट की। क्लियर? अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कैसे डिसाइड करती है, देखिए एक बार थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए, अब सुप्रीम कोर्ट है, क्या उसके पास और कोई काम नहीं है? बस यही काम करती रहेगी कि भाई ये डिसाइड करना, वो डिसाइड करना। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या है, जब फंडामेंटल राइट्स किया था उसमें मैंने आपको बताया था वो क्या है, गारंटर है। ठीक है, वो आपको गारंटी देती है आर्टिकल 32 के तहत कि मैं आपकी गारंटी, आपके अधिकारों की गारंटी मैं देती हूँ। ठीक है, अगर वायलेट होता है तो आप मेरे पास आइए, चल के आइए। तो ये 2015 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, बहुत से बच्चों ने प्रेजेंट को कर दिया था, हालांकि एक लेक्चर में आपको पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसलिए अभी यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास क्या है, मैटर आया कोई भी कि एक तरफ तो फंडामेंटल राइट, दूसरी तरफ गवर्नमेंट कह रही है, लेट्स से जैसे यहाँ पे सबसे पहला केस आया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, केस का नाम था, चलिए आ जाएगा यार थोड़ी देर में। तो इसमें गया था, हाँ, चंपाकम ओके, थोड़ा इरेजी करके लिखना पड़ेगा, चंपाकम दोराई राजम, नाम भी ऐसे है ना, चंपाकम दोराई राजम वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। हालांकि अब तो तमिलनाडु हो गया, लेकिन इनिशियली इसका नाम क्या था, मद्रास था, और उस टाइम आंध्र प्रदेश इसके साथ ही था। ठीक है, आंध्र प्रदेश उस टाइम अलग नहीं हुआ था। ये केस आया था 1951 में, सबसे पहला केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया। इसमें क्या हो गया था, देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास केस ये आया था कि चंपाकम दोराई राजम था, इन्होंने बोला था कि जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है कि इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट होते हैं। तो आप जो है डिसाइड करें कि क्या ये वैलिड है या नहीं है इस कानून को। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर इन केस कभी भी ऐसा हो, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों कन्फ्लिक्ट में हो, तो जो फंडामेंटल राइट है उनकी सुनी जाएगी, ना कि डीपीएसपी की। ये इस केस में बोला। दूसरा, इसी केस में ये भी बोला कि इन केस अगर आप चाहें तो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करके डीपीएसपी को लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे? मान लीजिए कोई फंडामेंटल राइट आपको लग रहा है कि आर्टिकल नंबर 14 जो है ना, ये थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस एक्ट को बनाने के लिए, तो आर्टिकल 14 को आप अमेंड करिए और डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करवा लीजिए। ठीक है, ये तो बोला था इसमें चंपाकम दोराई तो फर्स्ट केस आया था। लेकिन फिर आता है 67 के अंदर, 1967 में गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। हालांकि ये चीज़ें मैं ऑलरेडी कई बार 2-3 बार लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ, तो अभी मैं बोल के बता देता हूँ। सेकंड केस आता है 1967 में गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या होता है, इसमें 1967 में सुप्रीम कोर्ट यह बोलती है अपने प्रीवियस जो जजमेंट थे उसको रिवर्स करती है। इसमें ये बोला कि बेसिक से पार्लियामेंट जो है अमेंड कर सकते हैं, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं करेगी। क्लियर? यहाँ पे ये बोला साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया आप फंडामेंटल राइट्स को टच नहीं कर सकते, सिंपल, क्योंकि दीज आर दी सैंक्रोसैंक्ट, पवित्र है, आप इनको छू भी नहीं सकते। ये अब जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई तो ऑब्वियस पार्लियामेंट ने अमेंड किया और उसको रिवर्स किया। ठीक है, फिर आता है 1973 के अंदर केस वन ऑफ द भारती केस, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। इसमें ये बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, क्योंकि देखिए यहाँ पे अब ऐसे हो गई थी, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट इधर, पार्लियामेंट इधर खींच रही है कि नहीं मैं पावरफुल, और वो कह रही नहीं मैं पावरफुल। तो यहाँ पे हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि देखिए डीपीएसपी जो है एक क्या है और फंडामेंटल राइट्स, दीज आर द बेडरॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों क्या है आपस में बैलेंस बन के चलेंगे तभी अच्छे से काम हो सकता है। तो यहाँ पे केस वन भारतीय केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम मानते हैं जो पार्लियामेंट है अमेंड कर सकती है आर्टिकल 368 के तहत फंडामेंटल राइट्स को भी, ओके, बशर्ते वो ये याद रखे कि जो मूल ढांचा है, ठीक है, जो मेरा आज फेस है, आज ऐसा नहीं कि 10 साल बाद ये चेंज हो जाए। समझ में आ गया कहने का मतलब क्या है? मान लो ये कॉन्स्टिट्यूशन है जो मेरा फेस है, अब मैं इसको इतना चेंज कर दूं प्लास्टिक सर्जरी करा करके कि मेरा नाक है वो इधर आ जाए और आईज है वो इधर आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
क्लियर, प्लास्टिक सर्जरी में करवा लूँ, यानी अमेंड करवा सकता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरा फेस चेंज हो जाए, यानी कि जो संविधान है वही चेंज हो जाए। तो ये इसमें बोला था 1973 के अंदर केशवानंद भारती केस के अंदर। क्लियर, इतना याद रहेगा अब आपको। उसके बाद यहाँ से आती है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो 1973 में इन्होंने उजागर करके दी थी। अब जो है वो डॉक्ट्रिन जो है उसमें केस टू केस जो है वो उसमें प्रोविजंस ऐड होते जाते हैं 1 2 3 करके सो ऑन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब अगर हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट स्टेटस क्या है इन केस, अगर एक तरफ तो है आपका फंडामेंटल राइट और एक तरफ है डीपीएसपी। अगर मैं अभी बात करूँ प्रेजेंट स्टेटस कैसा है कि प्रेजेंट में अभी इसके ऊपर क्या है, क्या सीन है कि फंडामेंटल राइट माने जाएंगे डीपीएसपी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि माने जाएंगे फंडामेंटल राइट्स को, हम देंगे प्रोविजन, जो सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे फंडामेंटल राइट्स को देंगे, ना कि डीपीएसपी को। क्लियर, क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स कैसे है, इन्फोर्सेबल है बाय द कोर्ट। बट अगर हम देखते हैं डीपीएसपी को, दीज आर नॉट द इन्फोर्सेबल। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट केस में ही बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि फंडामेंटल राइट्स को हम मानेंगे सबसे ऊपर प्रायोरिटी में। अगर इन केस डीपीएसपी को लेके अगर कोई कानून बनाती है पार्लियामेंट, तो स्पेशली आर्टिकल 39B और 39C इससे रिलेटेड कोई कानून बनाती है और उसके तहत किसी भी नागरिक का आर्टिकल 14 और 19 के तहत कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो वैलिड होगा, उसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के ख़त्म नहीं करेंगे। क्लियर, ये है आज की हमारी प्रेजेंट सिचुएशन। तो यहाँ पे जो है हमारा डीपीएसपी हो गया है चैप्टर कंप्लीट। अब अगर चाहो तो मैं भी आपको एक बार जो कॉपी है कॉन्स्टिट्यूशन की वो दिखा देता हूँ, ताकि एक बार आपके आइज़ के थ्रू वो स्कैन हो जाए। क्लियर, अभी मैं उसको एक एक आर्टिकल को यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि इसमें देखिए कुछ खास है नहीं। आपको मैंने आर्टिकल यहाँ बता दिए है, आपको सिर्फ सीक्वेंस में याद रख लेना है कि कौन कौन से जो है सोशलिस्ट गांधी लिबरल है। हालांकि कभी एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेंगे दीज आर द सोशलिस्ट प्रिंसिपल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ये डिफाइन नहीं कर रखा है सोशलिस्ट गांधीयन और लिबरल। ये जस्ट हमने अपनी स्टडी को आसान बनाने के इसको क्या कर लिया, डिवीजन के लिए, ताकि एग्जाम में जब आपके पास आए। अब 36 to 51 कितने हो गए, 36 to 51 14 15 16 16 आर्टिकल, जिसके अंदर ये तो हो गए टोटल। अगर मैं नंबरिंग के थ्रू बात कर रहा हूँ, उसके बाद 6-7 आर्टिकल्स और ऐड किए गए, यानी कि 20 लगा के चलिए आप, 20-22 आर्टिकल आप याद नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो उनको याद रखने के लिए जो है हमें इसको सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है इंग्लिश में। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, अब ये हट जाए एक बार देख दो, तो देखिए पार्ट 4A क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आर्टिकल 36 क्या है, डेफिनेशन। डेफिनेशन किसकी, स्टेट की। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द स्टेट हैज़ द सेम मीनिंग एज इन पार्ट 3, जो कि फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 12 के अंदर थी, वही सेम इसके अंदर आएगी डेफिनेशन। बट इसमें आपको याद रखना है जुडिशरी भी इंक्लूड है इसमें, सुप्रीम कोर्ट भी इंक्लूड है, वहाँ पे नहीं थी। आर्टिकल 37 ये क्या कह रहा है, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेन्ड इन दिस पार्ट, यानी कि ये जो आपका पार्ट 4 है इसके अंदर क्या क्या प्रिंसिपल जो होंगे, कैसे कैसे। देखिए यहाँ पे ना अगर आप देखेंगे, मैं पढ़ के बता देता हूँ, दिस प्रोविजंस कंटेन्ड इन द पार्ट शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल। देखिए यहाँ पे पहले लिख दिया, नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो हाई कोर्ट हो, बट द प्रिंसिपल देयर इन लेड डाउन आर नेवरदलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस। अगर आप देश के अंदर शासन प्रशासन जो चलाएंगे, उसके लिए रूल बनाएंगे, उसके लिए तो ये फंडामेंटल है। एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई द प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। आर्टिकल 38 क्या बोलता है, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। क्लियर, यानी कि स्टेट जो है, अब देखिए ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, स्टेट टू सिक्योर, तो ये किसका आ गया, सोशलिस्टिक। जहाँ पे मैंने बोला था, जहाँ पे भी ऐसा लगे कि स्टेट ऐसा करेगा, स्टेट ये करेगा, स्टेट वो देगा, स्टेट ये करेगा, ये मान लो कैसा है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। तो 38 क्या है, ये सोशलिस्टिक है। उसके बाद मैं अभी ये क्लॉज 1 क्लॉज 2 ये है ना रीड नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। फिर आता 39, सर्टन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। अब देखिए यहाँ पे फिर अगेन बोला स्टेट कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा, तो क्या है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल आ गया। तो यहाँ पे देखिए ABCDE, तो जब मैंने आपको बात की थी 39B और 39C आगे लेकर अगर कोई कानून बनाती है और उसके तहत अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, तो जुडिशरी ने ये कहा है वो हम वैलिड मानेंगे, इनवैलिड नहीं कहेंगे। तो एक बार बी को मैं पढ़ देता हूँ, देखिए क्या लिखा है, द स्टेट शैल, यहाँ पे पहले देखिए क्या है, द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग, क्या सिक्योर करेगी, दैट द ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल सोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर
सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज द बेस्ट टू सर्व द कॉमन गुड। यानी कि जो ऑनरशिप है इस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगी ताकि सब लोगों को जो है बराबर बराबर हिस्सा मिले, कोई भी ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति के हाथ में सारी पावर चली जाए। सी क्या कहते हैं, दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ हेल्थ। जो अभी मैंने बोला, एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता ना आए, एक व्यक्ति के हाथ में सारा रिसोर्सेज ना चला जाए। क्लियर? तो ये जो है इससे रिलेटेड अगर कोई कानून बनाते हैं बी और सी से, तो वो क्या हो जाएगा, आपका वैलिड माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्लियर? और एफ जो है ये आपका ऐड किया गया है अमेंडमेंट के थ्रू। अब देखिए 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो गरीब व्यक्ति हैं, जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको लॉ की नॉलेज नहीं है, स्टेट खुद देगा उनको, द स्टेट सेल सिक्योर। तो ऑब्वियसली है 39A ये बेसिकली किसके तहत आ रहा है, अगेन सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, मैंने बोला था ना गांधीयन प्रिंसिपल है ये, क्यों गांधी जी बोलते थे ना कि पंचायत मजबूत होनी, लोग ग्राउंड लेवल पे मजबूत होने चाहिए, ग्रास रूट लेवल पे। ठीक है। 41 राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस। 42 प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। उसके बाद लिविंग वेजेस एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन पे ऑलरेडी पार्लियामेंट से कानून पास हो चुके हैं, जैसे मैटरनिटी रिलीफ एक्ट हो गया, मिनिमम वेज एक्ट हो गया, फैक्ट्रीज एक्ट हो गया। ये सारे क्या है, सारे DPSP को ही इंप्लीमेंट करने के लिए बनाए गए हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। फिर देन उसके बाद 43B प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। जैसे मैंने आपको बोला था ना अभी आर्टिकल 44, ये देखिए क्या कहता है, द स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि सभी लोगों को एक ही कानून के तहत, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जैन हो, पारसी हो, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, हर किसी को एक ही कानून बना दिया जाए, उसी के तहत बताया जाए कि आपको ये फॉलो करना है। अगर मैरिज करनी है तो ये कानून है, डाइवोर्स करना है तो ये कानून है। अभी हम क्या देखते हैं कि मुस्लिम का अलग है, पारसीज का अलग है और हिंदूज का अपना अलग है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है यहाँ पे कंट्री में। उसके बाद 45 प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। 45 के अंदर क्या है, इसकी ना ऐसा नहीं कि ये आर्टिकल अभी पहले नहीं था, अब ऐड किया है, ये पहले भी था, लेकिन इसकी ना लैंग्वेज चेंज कर दी है। देखिए अगर मैं देखता हूँ यहाँ 45 के ऊपर 3 लिखा हुआ है, सब्सटीट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट 2002, जो कि हमने फंडामेंटल राइट में डिस्कस किया था। इसमें क्या है कि पहले क्या था, कंपलसरी एजुकेशन लिखा हुआ था कि 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन स्टेट देगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, वो तो क्या बना दिया, 21A के तहत हमारा क्या बन गया, फंडामेंटल राइट। तो इसलिए अब इसमें क्या बना दिया कि अब जो है 6 साल से नीचे तक के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है स्टेट प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। एक्सक्यूज मी। ड्यूटी ऑफ द स्टेट्स टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ये क्या है हमारा, अगेन स्टेट करेगा, तो इसलिए क्या है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। 48A प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये भी जो है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया था। 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। क्लियर। देन 51A प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे हमारे जो है DPSP के सारे आर्टिकल फिनिश हो जाते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। फिर अभी हम नेक्स्ट करेंगे पार्ट 5 नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज द यूनियन, जिसके अंदर चैप्टर 1 क्या है आपका, द एग्जीक्यूटिव। क्लियर। चलिए यहाँ पे अब हम करते हैं इस लेक्चर को यहीं पे विराम। चलिए तो ये हो जाता है DPSP हमारा खत्म। कोई इसमें ज़्यादा इतनी वो नहीं है, समझने वाली बात नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इसमें फैक्ट्स हैं उनको याद रखना है और कुछ नहीं है, बस यहाँ पे और कुछ नहीं है। मैंने आपको आर्टिकल सारे दिखा दिए हैं। चलिए अब तक कितना लगा है आपको ये सारे लेक्चर्स देखे हैं, अगर देखे हैं तो कैसा लग रहा है आपको हमें कमेंट में ज़रूर बताना है ताकि हम और जो है इम्प्रूव कर सकें। क्लियर। चलिए तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में और ही इस बेहतरीन कंटेंट के साथ। चलिए टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।